गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट किया हुआ था और फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल जो कि है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या चीज़ है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इवेंट। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बिजनेस के अंदर कोई घटना या कोई आइटम कितनी इम्पोर्टेंट है। पहले हम उसको समझते हैं कि इम्पोर्टेंट कैसे। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी आइटम हो, कोई भी इवेंट है, वो तब इम्पोर्टेंट होगी जब उसके होने या ना होने से बिजनेस के यूजर्स को या यूजर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता हो। किसी भी यूजर पर जब उसके होने या ना होने से इफेक्ट पड़ता है तो ये कहा जाता है कि वो ट्रांजैक्शन या वो इवेंट या वो आइटम इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि ऐसी कोई भी अगर आइटम है, ट्रांजैक्शन है, उसे आप डिस्क्लोज करोगे, जैसा कि डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में बताया है। इसे आपको बताना है, कहाँ पर? अपनी अकाउंटिंग में दर्शाना है, जिसके होने या ना होने से दूसरे लोगों को, दूसरे लोग कौन? जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं कि इस काम को करें या ना करें। तो वो कहलाता है हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। अब हम इसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल। कोई आइटम मटेरियल यानी इम्पोर्टेंट कब रिगार्ड की जाएगी? इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट, जब यहाँ कोई कारण है बिलीव करने का। क्या कारण है विश्वास करने का? दैट नॉलेज ऑफ इट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। कि अगर वो आइटम की नॉलेज होती किसी को तो वो उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर देता। सिंपल भाषा में, जब कोई भी आइटम या कोई इवेंट किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे तो हम कहते हैं दिस इज मटेरियल। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। एन आइटम, इसके बाद है कि वो आइटम मे बी मटेरियल यानी इम्पॉर्टेंट है फॉर वन एंटरप्राइज बट मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक घटना किसी बिजनेस के लिए तो इम्पॉर्टेंट हो सकती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं। एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ अ बिल्डिंग से 2,50,000 इज मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ ₹10 लाख। एक बिजनेस है जिसकी जो सेल है, टर्नओवर का मतलब सेल 10 लाख रुपए है, और उस बिजनेस को 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपीज, कोई मशीन खराब हो गई उसकी रिपेयर पर खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। बट इट इज नॉट मटेरियल, ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 लाख की सेल में अगर 2.5 लाख रुपए रिपेयर में चला गया तो इट इज सो इम्पॉर्टेंट। दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, क्लोजर ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट इवन, सॉरी बेटा यहाँ पर थे हम, बट इट इज नॉट मटेरियल फॉर एन एंटरप्राइज, लेकिन ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस बिजनेस के लिए, हैविंग अ टर्नओवर ऑफ से 15 करोड़। अब जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है, यानी कि एग्जाम्पल 15 करोड़ रुपए का है, तो उसके लिए तो 2.5 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन यही घटना उस बिजनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी जिसकी सेल कितनी है? 10 लाख रुपीज। ऑन द अदर हैंड, क्लोजर ऑफ अ प्रोडक्शन प्लांट, किसी फैक्ट्री का बंद हो जाना, प्लांट का बंद हो जाना, इवन टेम्परेरीली, चाहे वो टेम्परेरी बंद हो, से बिकॉज ऑफ एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज मटेरियल, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं बिजनेस के अंदर, उसके ऊपर जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा वो क्या है? डिस्क्लोजर। वो कहता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी दैट मस्ट बी डिस्क्लोज।
ये सिद्धांत बताता है कि कौन सी चीज इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, वो कैसे आइडेंटिफाई करो। ये सिद्धांत बताता है कि जो आपकी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ से आपने सीखा, दैट मस्ट बी डिस्क्लोज इन द अकाउंटिंग, राइट। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। बेटा ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, राइट। अब पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो। प्रूडेंस सिद्धांत या कंजर्वेटिज्म सिद्धांत ये कहता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा तो दिक्कत है ना। तो आपको क्या करना है, आपको लगता है कि भविष्य में होने वाले कोई लॉसेस हैं, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर ये नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए पहले से ही आप कुछ पैसा जोड़ लीजिए उस नुकसान को पूरा करने के लिए। ये कौन कहता है? प्रूडेंस प्रिंसिपल कहता है। आपको भविष्य में होने वाले प्रॉफिट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में अगर कोई लॉस होगा तो आपको उसकी चिंता आज करनी है कि अगर फ्यूचर में अगर कुछ लॉस हो जाता है तो उसको लॉस को कैसे पूरा किया जाए। तो उसके लिए हमें प्रोविज़न बनाना होता है उस होने वाले लॉस के लिए। तैयारी करके रखो कि ऐसा फ्यूचर में होगा तो मेरे पास इतना प्रोविज़न है कि मैं इस नुकसान को यहाँ से पूरा कर लूँगा या कर लूँगी। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मैनी अ टाइम डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फ्रेज। इस सिद्धांत को कई बारी कैसे बताया जाता है, कौन सी फ्रेज से? डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। भविष्य में होने वाले प्रॉफिट के लिए चिंता मत करो, बट तैयार रहो होने वाले लॉसेस के लिए। तो इस फ्रेज के ऊपर ये सिद्धांत आधारित है। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या करेंगे कि हमें ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, हमें होने वाले नुकसान को ध्यान में रखना है, कंसिडर करना है, ना कि होने वाले प्रॉफिट्स को। द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट ensure that the financial statements do not paint a better picture than what it actually is। ऐसा करके जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो एक सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही प्रॉफिट और लॉस दिखाएगी, बजाय इसके कि दिखावे के। पेंट का मतलब दिखावे के। एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू। अब यहाँ तक पहले आप चीज को समझो। बिजनेस के अंदर एंड ऑफ द ईयर हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। तो ये सिद्धांत कहता है कि आपके हिसाब से आपका बिजनेस, जब आप अपने बिलों को देखते हो तो कैलकुलेट करते हो, जैसे मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का बचा। तभी आपने देखा कि बाजार में ये जो मैं 1 लाख रुपए का स्टॉक बता रहा हूँ या बता रही हूँ, मार्केट में इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तो केवल 90,000 है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है प्रिंसिपल कि क्लोजिंग स्टॉक को विच एवर इज लेस प्राइस पर दिखाना चाहिए। आपके हिसाब से 1 लाख है, मार्केट के हिसाब से इसकी वैल्यू 90,000 है, तो बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक 90,000 से दिखाओ। ठीक है, ये चीज विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है। दूसरा एग्जाम्पल, आपके हिसाब से बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 70,000, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो आप मार्केट वाली वैल्यू नहीं दिखाओगे। दोनों में से जो कम है, दोनों में कम क्या है? 70,000, तो विच एवर इज लेस पर शो किया जाता है। और मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। अब ये क्या कह रहा है कि बिजनेस में जब हम उधार माल बेचते हैं तो हमें ऐसा डाउट रहता है कि कोई पैसा हमें ना दे, बैड डेट्स हो जाए, या हमें उनसे पैसा निकालने के लिए हम कभी कभी डिस्काउंट दे देते हैं कि क्विक पेमेंट कर दीजिए। तो इस तरह के जो नुकसान भविष्य में हो सकते हैं उन्हें हमें अपनी तैयारी करके रखना है,
उसके लिए हमें प्रोविज़न बना के रखना है। कह रहा है मेकिंग द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, जो डाउटफुल डेट्स हैं, जो पैसा नहीं देंगे, उनके लिए प्रोविज़न बनाओ। एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगर आप किसी डेटर को पेमेंट के लिए डिस्काउंट देते हो, उसके लिए प्रोविज़न बनाओ। इन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट्स एंड डिस्काउंट, एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट्स का मतलब कि पैसा अगर डूब गया या डिस्काउंट दे दिया तो उस नुकसान की पूर्ति के लिए आप प्रोविज़न बना के रखो, ताकि उस समय आपको परेशानी ना आए और उस नुकसान की पूर्ति इस प्रोविज़न में से कर ली जाए। ये हमें सिखा रहा है ये वाला सिद्धांत बिजनेस के अंदर, राइट। इट हैज़ अ ड्रॉबैक, अब कहते हैं कि ये सिद्धांत हमें सिखा रहा है कि हमें होने वाले नुकसानों के लिए तैयार रखना चाहिए अपने आप को, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? एज इट मे बी यूज टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, कि जो बिजनेस होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि हमें तो डाउट है, चाहे डाउट ना भी होगा ना, डाउट 100 रुपये का है तो वो 1000 रुपये अपने प्रॉफिट में से जोड़ लेंगे प्रोविज़न के नाम से और बचा लेंगे, और पब्लिक को नहीं बताएंगे या जो शेयर होल्डर्स हैं उनको नहीं बताएंगे। इट हैज़ अ ड्रॉबैक एज इट मे बी यूज टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व, वो इस चीज़ का इस्तेमाल सीक्रेट रिजर्व बनाने में करते हैं। बाय क्रिएटिंग एक्सेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या डेप्रिसिएशन, वो इन चीज़ों के लिए जितना बनाना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा रिजर्व प्रोविज़न बना लेते हैं। एंड दस फिनेंशियल स्टेटमेंट में नोट डिपिक्ट, तो अब जो हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, वो सही पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो करेंगी स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट की। इट मीन्स एक तरफ हमें ये कहता है कि आपको भविष्य में होने वाले लॉसेस की चिंता करनी है, उसके लिए आप प्रोविज़न बना के चलो। दूसरी तरफ कहता है आप जागरूक रहो, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ लोग घपला कर देते हैं। अपने सीक्रेट रिजर्व्स बनाने के लिए इन होने वाले, अभी लॉस हुआ नहीं, बिकॉज ये होने वाला जो अभी हो सकता है उसके लिए रिजर्व एक लिमिट से ज़्यादा बना लेंगे तो उन्होंने पैसा सीक्रेटली सेव कर लिया, तो ये इसका ड्रॉबैक हो जाता है। ये था हमारा प्रूडेंस एंड या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कंसेप्ट एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट and the cost is the basis for all subsequent accounting of the assets। इनका कहना है कि आप बिजनेस के अंदर जो भी एसेट रिकॉर्ड करते हो वो किस बेस पर करते हो, उसका अमाउंट कितना है, किस बेस पर, उसका आधार है उसका बिल, जिसे हम वाउचर भी कहते हैं। तो जब आपने सपोज कीजिए अभी 2020 चल रहा है, ठीक है, आपने जनवरी 2020 में एक एसेट खरीदी जिसका प्राइस था 1 लाख रुपीस, उसका बिल आया आपके पास। अब 2021 अगला साल आ गया तो आपकी बुक्स उसकी वैल्यू 1 लाख ही दिखा रही हैं, जबकि हो सकता है मार्केट में उस एसेट की वैल्यू कम भी हो जाए और ज़्यादा भी हो गई हो। इट मीन्स हम अपनी बुक्स में, अपनी अकाउंटिंग में अपनी एसेट्स को किस पर शो करेंगे, किस फिगर पर, किस अमाउंट पर? हिस्टोरिकल मतलब जिस पर खरीदी थी, हिस्ट्री, पास्ट, आज की वैल्यू पर नहीं बताते हैं। एसेट्स इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, उस कॉस्ट पर दिखाते हैं एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, जिस टाइम हमने इसको खरीदा था। बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय, लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे जैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, और कभी कभी मार्केट सिचुएशंस के हिसाब से भी वैल्यू में उतार चढ़ाव आते हैं, राइट। बट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस्ड बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब मशीन को जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे तो उसका वैल्यू कम होता है। एग्जाम्पल लो, आज आपने एक बाइक खरीदी 1 लाख रुपए की, अब 6 महीने आपने इस्तेमाल की, अब आप चाहते हो कि उस बाइक को बेच दें, तो वो एक एसेट है। जब आप उसको बेचेंगे तो ज़रूरी है कि आपको 1 लाख रुपए मिलेगा? नहीं, वो बाइक आपकी सेकेंड हैंड बाइक का रहेगी, कहेंगे कि ये तो यूज़ की हुई है तो इसका कुछ कम प्राइस मिलेगा। तो जो एसेट का प्राइस कम हो जाता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट,
ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, टाइम की बीतने की वजह से, या यूज ऑफ दैट एसेट। तो जो वैल्यू में कमी आती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट में चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने पर, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस इट कंटिन्यूज टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स बुक वैल्यू। लेकिन हमने तो जितने का बिल था, जितना उसमें लिखा था, उसी पर दिखाते आते हैं। दैट इज कॉस्ट एट विच इट वॉज परचेज्ड माइनस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू द डेट। या फिर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, कई भी नहीं भी करते, कई बार कर भी देते हैं। एग्जाम्पल, एन एसेट इज परचेज फॉर 5 लाख एंड इफ एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इवन इट इज, चाहे इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है 4 लाख रुपए, कम भी हो सकती है और 7 लाख भी हो सकती है, येट द एसेट शेल कंटिन्यू बी शोन इन इट्स परचेज प्राइस 5 लाख रुपए। यानी ये इसके हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितने का खरीदा था उस पर दिखाएगी, मार्केट में कीमत बढ़ी है या घटी है उस पर नहीं दिखाती है। तो कॉस्ट कंसेप्ट क्या लाती है हमारे पास? कॉस्ट कंसेप्ट ब्रिंग्स objectivity in the preparation and presentation of financial statements. They are not influenced by the personal bias or judgment. इसका मतलब है अब इसमें कोई घपला नहीं हो सकता, कोई बिजनेस दिखावा नहीं कर सकता। उसकी एसेट का जितने का बिल है वो अपनी एसेट को उतने पर ही दिखाएगा। कुछ लोग चालाकी करते हैं पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो वो अपनी एसेट 4 लाख को 40 लाख की दिखा देते कि नहीं इसकी वैल्यू ये है, राइट। तो अब ये, क्योंकि ये एक सिद्धांत है जिसको फॉलो करना है कि आप कोई भी चीज एसेट खरीदते हैं तो जितना उसका कॉस्ट प्राइस है आपको उसी पे दिखाना है। इससे पक्षपात, पर्सनल बाइज होता है, पक्षपात नहीं हो सकता, या जजमेंट मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा है, मेरे हिसाब, जो मेरा हिसाब से ये होना चाहिए, दैट इज जजमेंट। ठीक है, तो इन सब से वो चीजें बच जाती हैं। ये है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट है, यस बेटा, मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि इस प्रिंसिपल को समझ लेंगे अगर आप, तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स करने आसान हो जाएंगे। ठीक है, एक एक लाइन का पहले मतलब समझाती हूँ, फिर इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाता है। आपका एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियोडिकली। सबसे पहला मुख्य उद्देश्य क्या है बिजनेस का? बिजनेस का पीरियोडिकली, समय समय पर प्रॉफिट निकालना। इट इज नेसेसरी टू मैच। अब प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? मैच करना है। क्या मैच करना है? रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट या लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। इनका ये कहना है कि आप एक पीरियड की अगर रेवेन्यू लेते हैं, रेवेन्यू का मतलब जो आपके पास पैसा आया सेल से, या अगर आप सर्विसेज देते हैं तो आपके पास कुछ सर्विसेज से, रिसीप्ट से पैसा आएगा। तो जो भी आपके पास रेवेन्यू आया आपके काम से उस पर्टिकुलर पीरियड में जिसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उसी पीरियड में उस रेवेन्यू से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो देखने पड़ेंगे, मैच करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी आप सही प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। जैसे आपका एक अकाउंटिंग पीरियड मैंने लिया जनवरी 1 2019 से दिसंबर 2019, ये ईयर है। इस साल मैंने कहा कि 5 लाख रुपए सेल करी है और इस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट निकालो। तो इस पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट निकालने के लिए इस साल की सेल है 5 लाख, तो जो माल मैंने बेचा है 5 लाख का, उसके ऊपर इस साल कितना खर्चा किया इस पीरियड से रिलेटेड, या उसको बनाने में कितना खर्चा आया इस पीरियड में, वो मैच करेंगे। अब ऐसा तो नहीं सेल तो हम 2019 की ले लें, खर्चे 2018 के ले लें, ऐसा नहीं हो सकता है। सही प्रॉफिट और सही लॉस निकालने के लिए हमें मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करना पड़ता है, जो ये कहता है कि जिस पीरियड के आपके रेवेन्यू हैं
उसी पीरियड के आपके खर्चे होंगे, तो ही आप सही प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग अ पीरियड कैन बी करेक्टली मेजर्ड। किसी पीरियड में जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो तभी सही मेजर किया जा सकता है जब रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, जो उस पीरियड की रिवेन्यू यानी सेल है, अगम्य है, इज मैच विद द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अर्न दैट रिवेन्यू। जो आपने खर्चा किया है उस रिवेन्यू को अर्न करने के लिए, जो माल आप बेच रहे हैं उसको बेचने के लिए जो आपने खर्चा किया है, बनाने से लेकर बेचने तक का वो खर्चा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख लीजिएगा। इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव्ड। हमें ये नहीं देखना कि उस पीरियड में कितनी पेमेंट करी है या कितना पेमेंट रिसीव हुआ है, यानी कैश को नहीं देखना। एक्चुअली उस रिवेन्यू के लिए जो माल आप बेच रहे हैं, जिससे आपको पैसा आ रहा है, उसके लिए एक्चुअली उसके ऊपर जितना खर्चा किया है हमें उसे कंसीडर करना है। देयरफॉर एज पर दिस कंसेप्ट adjustments are made for all outstanding expenses and prepaid expenses। इसीलिए हमें ये एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि कभी कभी जो माल हम बेच रहे हैं उसके ऊपर हमने खर्चा करा लेकिन हमने पैसा नहीं दिया, लेकिन वो है तो उसी पर्टिकुलर पीरियड का ही एक्सपेंसेस ना, इसलिए इन एडजस्टमेंट्स को हमें करना पड़ता है। ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द एक्सपेंसेस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर जिसकी आप अकाउंटिंग करें उसके खर्चे आर मैच, उसको मैच करना है अगेंस्ट रिलेटेड रिवेन्यूज, उससे होने वाले रिवेन्यू से, बजाय इसके रेदर देन कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड, बजाय इसके कि हम ये देखें कि कितना कैश आया और कैश गया, इसको नहीं देखना। ये देखना है कि जो माल आप बेच रहे हो उससे कितनी सेल हो रही है। ये नहीं कि कैश आ रहा है, कैश तो बाद में भी आ सकता है, और उस माल को बनाने में और बेचने तक में कितना खर्चा आया है, वो एक्सपेंसेस सारे। दिस कंसेप्ट शुड बी फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो इसी कंसेप्ट का सबसे ज्यादा यूज है। टू हैव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, तभी हम बिजनेस का सही प्रॉफिट निकाल सकते हैं और बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन को भी बता सकते हैं। ठीक है। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल बेस प्रिंसिपल ड्यूअल एस्पेक्ट, जो मैं अगली क्लास में करते हैं। थैंक यू बेटा।